प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव को माना जाता है। इसी प्रक्रिया से गुजरकर अवाम अपने प्रतिनिधि चुनता है और तय करता है कि सरकार कौन बनाने वाला है। समय के साथ साथ चुनाव के साथ जुड़ी हुई कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। लंबी चुनाव प्रक्रिया के कारण सरकार का कामकाज महीनों तक के लिए थम सा जाता है। इस समय के दौरान रुके कामकाज की जिम्मेदारी किसकी है और इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग से लेकर सरकारों तथा अवाम को ढूंढना है। हमारे देश में स्थानीय, राज्य और केंद्रीय सरकार के लिए 5 साल बाद चुनाव होते हैं। ये सारे चुनाव एक साथ नहीं होते और हर सरकार का 5 साल तक चलना भी यकीनी नहीं है। इस कारण तकरीबन हर साल कोई न कोई चुनाव आ ही जाता है। चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजतंत्र, प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक तंत्र और जनता सक्रिय होते हैं। इतनी बड़ी भागीदारी वाली प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम सवाल है। सरकार चला रही राजनीतिक पार्टी वोटर को ललचाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए कई किस्म की पाबंदियां लगाई जाती हैं। पाबंदियों की जरूरत तब पड़ी जब सियासी पार्टियों ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक मर्यादा का नैतिक वजन उठाने से इनकार कर दिया। नतीजन जब चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करता है, उसी वक्त आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद कोई भी सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। तब तक नीतिगत फैसले स्थगित रहते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की मिसाल लें तो चुनाव आचार संहिता 3 अक्टूबर को लागू हो गई थी। 4 नवंबर को चुनाव हुए और नतीजे 20 दिसंबर को आने हैं। अगर त्रिशंकु विधानसभा न आई तो कहीं 1 हफ्ते बाद तक सरकार बन पाएगी। त्रिशंकु विधानसभा की हालत में समय ज्यादा भी लग सकता है। इस लिहाज से चुनाव प्रक्रिया में तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा, यानी कि चालू वित्त वर्ष की 1 तिमाही। ये सरकार के 5 सालों के कार्यकाल का 5% समय है। इतना समय बिना सरकार के रहना लोकतंत्र पर क्या असर डालता है और ऐसा होना जरूरी है क्या? आचार संहिता के लागू होने और चुनावी नतीजों के आने के बीच कितना वक्त होना चाहिए? साथ ही आचार संहिता के लागू रहने के दौरान विकास कार्यों को कैसे जारी रखा जा सकता है, बताएंगे हमारे मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, जो एक राजनीति शास्त्री हैं, हमीर सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर आशुतोष कुमार, जो एक राजनीति शास्त्री हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे शुरू करता हूं। जी, एक तो 3 महीने का जो सीधा टाइम है जब अनाउंसमेंट होती है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि अब इलेक्शन होने जा रही है इस तारीख को, उसके बाद रिजल्ट आते हैं, फिर सरकार फॉर्म होती है। उस दौरान बहुत सारा काम जो रुक जाता है और पॉलिसी डिसीजन नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम जब एंटीसिपेट किया जा रहा होता है कि अब इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, उन्हीं दिनों किए जाते हैं। तो ये काफी इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल गवर्नेंस के इशू को। इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखो, ऐसा है कि जहां तक आचार संहिता का सवाल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टियां जो है वो सारी इसको मिसयूज करती थी। मार्च 2009 में एक क्लियर कट गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने दी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गवर्नेंस का काम बिल्कुल रुक जाता है। पॉलिसी डिसीजन जो है, जो क्रूशियल है, जो वोट को उनके प्रति आकर्षित कर सकते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं पॉलिटिकली, उनको रोका गया है। अदरवाइज जो फाइनेंशियल मैटर है, जो पाइपलाइन में चीजें हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब चलते रहते हैं। और यहां तक कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि बहुत जरूरी है, उसके लिए भी आप इलेक्शन कमीशन को या इन्फॉर्म करते हो या उसकी अप्रूवल ले लेते हो। और नॉर्मली इलेक्शन कमीशन उसकी अप्रूवल, अगर वो देखता है कि इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस नहीं है, तो वो दे देता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि कितनी जल्दी इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए, ये इलेक्टोरेट पर डिपेंड करता है। हमारा इलेक्टोरेट एक तो बहुत बड़ा है, हमारे पुश बटन इलेक्टोरेट नहीं है कि जी वोट जो है पुश बटन किया, वोट डल गई, सारे इकट्ठे हो गए और रिजल्ट शाम को, और घंटों के बीच में ही ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारी बिल्कुल यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया का इलेक्टोरेट ही बहुत बड़ा है। जितनी कंट्रीज की पॉपुलेशन है उससे दुगना हमारा इलेक्टोरेट है। 60-70 करोड़
जो है इलेक्टोरेट खासतौर पर जनरल इलेक्शन में या किसी स्टेट के इलेक्शन में, तो उसको सारे को दूर दूर से लोगों को बैलेट पेपर इकट्ठे करना और उनको लाना मशीनों को, उसके बाद टेबुलेट करना, उसकी प्रक्रिया से हम भाग नहीं सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। हाँ, इतना जरूर है कि इस चीज को ध्यान रखा जाए कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्लियर करना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ताकि जो अगर थोड़ा बहुत नुकसान गवर्नेंस का होता भी है वो भी ना हो। मेरा ये मानना है। हमीर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे इसमें ये लगता है कि इलेक्शन एक पैकेज टोटलिटी के रूप में हमें जब देखते हैं तो केवल एक आचार संहिता का इशू नहीं है, इसकी बैकग्राउंड में भी इश्यूज हैं। और नॉर्मली हमारे एक ये तकिया कलाम ऐसा बन गया है कि सरकारें चुनी 5 साल के लिए जाती हैं और काम वो लास्ट 6 महीनों में करती हैं, आचार संहिता के लगने से बिल्कुल पहले, क्योंकि जब आचार संहिता लगनी है तब जो करती है। इट मीन क्या है कि लोगों के सामने जो चुनाव घोषणा पत्र वो पेश करती हैं, उसकी ना तो वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ना उसकी कोई ऐसा बंटवारा है कि 5 साल में उसको पूरा करेंगे, ऐसे ऐसे पहले में जे, बाद पहले साल में ऐसा, दूसरे साल में ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में ऐसा, कुछ ना कुछ हो। तब जो डर है कि जी राजनीतिक पार्टियां उसको अपने फेवर में कर जाएंगी, वो तब कम हो सकता है जब हम ऐसी बातों पे भी ध्यान देंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो इशू है नंबर 1, उसमें ये बहुत बड़ा इशू होना चाहिए कि खासतौर पे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसके साथ लीगल दस्तावेज हो और उससे इधर उधर जाने के बिना पार्टी पे कोई ना कोई रोक हो, उसकी वायलेशन करने पे भी उसके खिलाफ कोई ना कोई सेटअप बने। और दूसरी बात ये है कि ठीक बात है कि इलेक्टोरल बड़ा है, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरा 1 महीने का गैप गुजरात और हिमाचल में क्यों है। ये तो कोई बड़े इलेक्टोरल की बात नहीं है, और ये तो आप पार्लियामेंट करवाते हो 4 या 5 फेज में कंटिन्यूटी में होता है। ऐसे होता है कि आप हफ्ते में 1 दिन, नेक्स्ट कंटिन्यूटी में फिर दूसरे तीसरे, इस पूरे कंट्री में 2 स्टेट्स तो आप 1 वीक छोड़कर भी कर सकते हो। कितना 1 दिन में भी किया जा सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन 4 फेज में होती है, तो हर दिन कहीं ना कहीं 2 से ज्यादा स्टेट्स में वोट पड़ते हैं, तो अभी भी हो सकता है। और जो सिक्योरिटी रीजन, जो डिफरेंट टाइप की बातें हैं, तो कितनी है, जो नॉर्दर्न रीजन का अलग है, गुजरात का अलग सिक्योरिटी सेटअप है, पोलिंग स्टाफ अलग है, सब कुछ। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिमाचल से फ्री करके आपको जो मैन पावर है वो गुजरात वो नहीं है। और सेकंड और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रिजल्ट तब आएगा जब गुजरात का इकट्ठा नहीं आएगा। इट मीन क्या है कि हमने केवल एक मानसिकता बना दी है वोटर की, पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, कि जीतने वाला ही एक बात। हालांकि गुजरात के इशूज और हिमाचल के इशूज जी लोकल अलग अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि गुजरात के इशू जहां भी काम करें, पर इस माइंडसेट को बार बार हम जब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जो एक जगह जीत गया दूसरे पे असर डालो, ये ओवरऑल पॉलिटिकल प्रक्रिया की एक कमजोरी है। लोगों को हमने मुद्दों के साथ, लोगों को हमने पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ नहीं जोड़ा, हमने केवल जीत और हार के साथ जोड़ दिया है जी किसी और मामले पे। इसलिए इस पे भी और बेहतर विचार करने की जरूरत है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। लोग अपने इशूज को ले, अपने स्टेट के इशूज को ले, अपने लोकल इशू को ले, एक दूर के स्टेट का असर उस पर क्यों पड़े। मतलब जब जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है, उसको छोटा होना चाहिए। इसको इसके साथ जुड़े हुए और भी मसले हैं, और जो जितने मसले हैं तभी ये छोटा हो पाएगा, वरना आशुतोष आप क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं हमीर सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अब जो अभी का जो भारत है, रिसेंट इंडिया जो है, उसमें कोई ऑल इंडिया वेव तरह की कोई चीज होती नहीं है। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो यहाँ के चुनावी जनरल इलेक्शन में हो भी सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया की गवर्नमेंट वहां भी नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो अब ऑल इंडिया वेव का समय चला गया। हर एक राज्य अपने आप में एक राजनीतिक इकाई के रूप में है ना, उसकी प्लेटफॉर्म है जहां की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अपने तरीके से अनफोल्ड होती है। पार्टी स्ट्रक्चर भी काफी चेंज होता है, हालांकि इन दोनों स्टेट में समानता है। मुझे लगता है प्रोफेसर खालिद आपसे सहमत नहीं है इस बात पे, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि एक तो ये, दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं, तो इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तई नहीं करता कि जो चुनाव हो गया और उसका नतीजा आपने डिले किया, क्योंकि नतीजा निकल सकता था हिमाचल का, और मुझे नहीं लगता कि इसका असर गुजरात के इलेक्शन पे पड़ता। मुझे नहीं लगता ऐसा। अब सोचने को कोई भी सोच सकता है। दूसरी बात कि जो सरकार का, उससे मैं सहमत नहीं हूं जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू रखने की बात है चुनाव के बाद भी, क्योंकि मुझे लगता है कि
देखो, अगर कोई सरकार, जैसे अभी हिमाचल में चुनाव हुआ है, अब चुनाव का नतीजा जो है, एवरीबडी सेइंग इट्स अ वेरी क्लोज कंटेस्ट, हमेशा रहा है, इस बार भी क्लोज है। तो ये जो सरकार है, अभी जो भी सरकार है, ये लेम डक सरकार हो जाती है, लेम डक गवर्नमेंट हो जाती है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है, अगर ओबामा हार जाते तो 20 जनवरी तक वो प्रेसिडेंट रहते, लेकिन वो लेम डक प्रेसिडेंट रहते, तो कोई क्रूशियल डिसीजन नहीं ले सकते, पर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये दोनों चीजें मैं कहना चाहूंगा, एक कि इलेक्शन का रिजल्ट निकाल देना चाहिए था, इसमें डिले करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात कि ये जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है इस सरकार पे, क्योंकि अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी सरकारें, उनको क्योंकि पता होता है कि सरकार रह रही है, जा रही है, तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं जो पैट्रोनेज के बेसिस पे होते हैं, जहां पे कुछ गलत फैसले होने का भी की आशंका रहती है। जी, वो तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का मसला है। प्रोफेसर खालिद, जो जनरल इलेक्शन होती है उसके लिए और जो स्टेट इलेक्शंस होती हैं, खासतौर पे 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 स्टेट्स में एक बार इकट्ठी होती है हिंदुस्तान में इलेक्शन, तो उसके लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन। देखो, रूल रेगुलेशन तो रूल रेगुलेशन सेम रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया के मामले में अलग समझ हो सकती है। जहां तक तो मैनिफेस्टो का सवाल है, जो पार्टियां मैनिफेस्टो अपना शाये करती हैं, बताती हैं कि भी ये हमारा मैनिफेस्टो है, इस पर आप वोट डालिए, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, उसको हम लीगल वो नहीं कर सकते। लीगल तो अगली बार इलेक्टोरेट ही डिसाइड करेगा कि पिछली बार आपने ये वादे किए थे, पूरे किए या नहीं किए। कुछ वादे ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लुभाने के लिए कहती हैं जी कि हम आपको टेबलेट्स दे देंगे, हम आपको कंप्यूटर दे देंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, और बड़ा कुछ वो करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पॉपुलर चीजें हैं ना, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। बड़े इश्यूज यहाँ पर आए जिन्होंने लोगों के लिए थोड़े देर के लिए वोटें ली, उसके बाद वो खत्म हो गए। अल्टीमेटली जो आप 5 साल में करते हैं और कंसिस्टेंटली आपका जो रिकॉर्ड है वही वोट लेने वाला है। इलेक्टोरेट दिन ब दिन सियाना हो रहा है। जहां तक कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल है, कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू रहता है तो उससे गवर्नेंस, मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से देखता हूं और जानता हूं, गवर्नेंस बिल्कुल बंद नहीं होती। कुछ इश्यूज होते हैं जहां पर पॉलिसी डिसीजन आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, जो पाइपलाइन में जो डिसीजन पिछली सरकारें ले चुकी हैं वो भी लागू होते रहते हैं, सिर्फ आपको इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होता है। नई योजना आप नहीं कर सकते। अब नई योजना आप नहीं कर सकते। यहां तक कि ये भी कहा है, जो मार्च 2009 का इसका इलेक्शन कमीशन का वो है, उसमें उन्होंने कहा है कि आरबीआई जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसके बारे में पॉलिसी डिसीजन भी ले सकती है अगर वो चाहे, क्योंकि वो उसके साथ फाइनेंसेस के साथ इन्वॉल्व है। बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। दूसरी चीज ये है कि यहां पर हिमाचल में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। मेरी राय ये है कि अगर इलेक्शन 2 स्टेट्स में बिल्कुल साथ साथ चल रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली उस इलेक्शन के ऊपर पड़ने वाला है। जो पॉलिटिकल पार्टी इन 2 स्टेट्स के बारे में माना जा सकता है कि दोनों जगह एक ही प्लेयर है। जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वो डेफिनेटली कहेगी कि वहां पर तो हम जीत गए, यहां पर हमें वोट है, उसके चाहे 0.5%, 0.1% वोट का स्विंग होगा, कम से कम जो मॉरल अपर हैंड तो कैंपेन के ये मेरा मानना है कि वो होगा, दिखाई देगा। लेकिन जो आपने दूसरी बात, चुनाव होते रहते हैं खालिद साहब। अभी 5 महीने पहले भी इलेक्शन हुआ, वहां कांग्रेस का जो परिणाम, चुनाव तो भारत में होते ही रहते हैं, इस राज्य में नहीं तो उस राज्य में होंगे। अभी तो आंध्रा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये चुनाव तो यहाँ पे हर एक दिन का। तो ये जो आपका आर्गुमेंट है ना, ये वहां भी लागू हो सकता है कि कांग्रेस ने बहुत खराब करा हिमाचल में, सॉरी उत्तराखंड में बहुत खराब किया, पंजाब में खराब किया, इसको भी बीजेपी मंगा सकती है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की तो खालिद, उसमें मसला ये आता है कि आपकी जो मेमोरी है जो अभी रिसेंट है वो कितनी फ्रेश है। वो जितनी फ्रेश होगी उतना उसका उसका असर जरूर होता है। मुझे आपके पास वापस आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कौन से चुनाव सुधार हैं जल्दी से जल्दी होने चाहिए ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो लंबी ना हो। खालिद जी, आपने एक बात कही थी कि जो हमारा इलेक्टोरेट है वो लगातार समझदार से समझदार होता जा रहा है। आपने सियाना शब्द उसमें यूज किया था। जब हम अपने यहाँ पर जो अभी जो प्रैक्टिस है, जो अमल यहाँ पर होता है उसको देखते हैं तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो इलेक्शन से तकरीबन 6 से 8 महीने पहले बड़ी एक कैंपेन शुरू कर देते हैं थ्रू मीडिया कि हमने ये किया, जो एक प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद जो इमीडिएटली काम चल रहे होते हैं उन्हीं को वो चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाते हैं और साइमल्टेनियसली ये नैरेटिव उनका भी हिस्सा रहता है कि अब जो इलेक्टोरेट है वो पहले से समझदार हो गया है। देखो, ऐसा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
ये बात मैं हमीर जी से सहमत हूँ कि 4 साल में 5 साल में वो कोई काम नहीं करते या बहुत काम करते हैं, लेकिन एकदम गति बढ़ा दी जाती है इलेक्शन से थोड़ी देर पहले। जो शिलान्यास पहले हुए होते हैं उनको दोबारा कर दिया जाता है और बड़े ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हो चुके जाते हैं उनका उद्घाटन दोबारा कर देते हैं। उद्घाटन नहीं दिया वो नेशन को डेडिकेट कर देते हैं दोबारा। तो ये उनका पॉलिटिकल मसला है। एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि हम इस रफ्तार से काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है चुनाव के बाद भी जारी रखेंगे। हमने ये देखा है कि जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में हैं और वो इलेक्शन से पहले बहुत से प्रोजेक्ट का ऐलान करती हैं, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में एक चीज है कि 4 साल बाद हमने इनके पास 5 साल बाद आना है। 5 साल इज ए वेरी लॉन्ग टाइम। हम अभी पहले वोटें लें, वोटें लेने के बाद उसके बाद हम उसी गति से काम करेंगे। जब 5 साल बाद दोबारा इनको फेस करना होगा फिर वही ड्रामा करेंगे जो पहले किया था। और जो बहुत सी जगह पर जो इलेक्टोरेट है वो समझदार है, वो सोचता है कि इन्होंने पिछली बार भी ऐसा किया था, अब भी ऐसा कर रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। और ऐसा होने में लेकिन खालिद हम जब मानते चलते हैं जब वोट डलती है, जो भी वोटर है जिसको भी वोट डालता है उसकी सबसे ज्यादा जो नब्ज जो पकड़ता है वो हमारा राजनीतिक है, राजनीति नेताएं हैं, चाहे उनसे हम सहमत हों ना हों, हमें अच्छे लगें या ना लगें, वो उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो वहां पर अपील करते हैं। देखो जो वोटिंग बिहेवियर है ना वो एक ऐसी विचित्र चीज है, हर जगह पर डिफरेंट है। अर्बन, रूरल, मैन, वुमेन, मतलब उसके बारे में कोई मंत्र नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते, फार्मूला नहीं हो सकता। लेकिन उसमें यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो वोटिंग बिहेवियर को भी बड़ी अच्छी तरह से समझता है कि वोटर कहां पर वोट डालेगा, हमें कहां पर किस मुद्दे पर वोट नहीं डालेगा, क्योंकि उन्होंने भी 20-20, 40-40 साल पॉलिटिक्स में गुजारे हैं, उनको लोगों की नब्ज का पता है। उन्होंने यही काम किया है। इसलिए क्या होता है कि इलेक्शन से थोड़ी देर पहले वो ये सारे लुभावने वादे जो करते हैं, बहुत से लोग उसको समझते हैं, बहुत से लोग ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को चलता भी कर देते हैं। जी, मुझे लगता है कि हम एक बात को बोल रहे हैं इस सारी डिबेट में, वो ये है कि लगातार पिछले 65 साल में चुनाव प्रक्रिया में बढ़ रहे धन, बाहुबल और वो सारे ग्रुप जिनका एक जो दखल है और ये मैनेज्ड टाइप की डेमोक्रेसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और यदि ऐसा होता कि लोग इतने सियाने हैं, लोगों का वोटिंग बिहेवियर इसलिए जाता है, तो मेन स्ट्रीम जो पार्टियां जिनका सेम एजेंडा है, नेशनल लेवल पे पॉलिसी डिफरेंस मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है कंट्री को रन करने के बारे में, जो मेजर बड़ी पार्टियां जो बड़ी पार्टी है। और आज सेटअप ऐसा बन गया है कि छोटा कोई प्लेयर जिनके पास मनी ना हो, मसल ना हो, विचारधारा जितनी मर्जी अच्छी लेके चले, कोई इश्यूज लोगों के जितनी भी हो, पर इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आपके पास यदि इतने ही लोगों के काम करते हो तो इलेक्शन में आकर देख लो। इलेक्शन में जमानत जब्त होती है सभी की। जमानत जब्त इस वजह से होती है कि उनके पास ना तो करोड़ों रुपया मीडिया में मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, क्योंकि जो मैनेज टाइप का सिस्टम है, ना उतनी गाड़ियां चलाने के लिए होता है, और अब तो वोटें खरीदने का जो सिस्टम पैदा हो गया है। नॉर्मल एक कहा जाता है, एक एमएलए की मैं आपको बात पंजाब के साथ, तो उसके जेब में सामने एमएलए का वो था आई कार्ड लगा हुआ, किसी ने हंसते हुए कहा कि इसको अंदर कर लो, कहता अंदर क्यों कर लो, 2.5 करोड़ में खरीदा है। 40 वैसे तो आपको 35 लाख के 15-20 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करना, 15 लाख से ज्यादा आप असेंबली में आप खर्च नहीं कर सकते हो। और इस जे किस इंडिया के आदमी को नहीं पता कि वो करोड़ों की खेल है, 15 लाख की नहीं है। तो ऐसे सेटअप में हम आदर्श टाइप की डिबेट यदि करेंगे तो इट मीन ये है कि पहले तब वो बातें इंप्लीमेंट प्रॉपरली हो पाएंगी जो हम कहते हैं कि वोटिंग बिहेवियर का क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल रहने दो, चाहे गरीबी हटाओ का नारा चले, गरीब अब भी राइट टू फूड के लिए धक्के खा रहे हैं। कंट्री 135 अब जमाने जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाना है, कहाँ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम दिए थे, 65 ईयर हो गए हैं, मतलब नहीं कोई वादा पूरा हुआ, तो कौन सा रेवोल्यूशन उस एंगल से हमने लाया है, उस एंगल से। इसलिए मुझे ये लगता है कि इलेक्टोरल एक टोटल प्रोसेस है जिससे कॉमन मैन बाहर कर दिया गया है, पूरी स्ट्रेटजी के तहत गेम के रूल चेंज कर दिए गए हैं। वो गेम के चेंज्ड रूल के पैटर्न पे ये डिबेट पूरे 1-1.5% लोगों की खेल के पे डिबेट हो रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि फंडामेंटली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को चेंज किए बिना
मनी और मसल पावर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पूरी तरह बाहर किए बिना कॉमन मैन की एंट्री नहीं हो सकती। कॉमन मैन की एंट्री जब नहीं होती तो करोड़ों आदमी केवल दर्शक की भूमिका या उस दिन मैनेज्ड रूप में वोट डालने की भूमिका में आते हैं, वो इस कंट्री को रन करने में फैसला कौन भूमिका में नहीं आते। हमीर, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। प्रोफेसर आशुतोष, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटमेंट्स हमारी सिटीजनरी के साथ की थी, उनमें सबसे बड़ा जो हमने कहा था कि जो सेलिब्रेशन है डेमोक्रेसी की, वो इलेक्शन है। जैसे हमीर कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस, मतलब मैं बूथ रिगिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जब पूरा प्रोसेस रिग हो रहा है तो उसमें जो चुनाव प्रक्रिया को छोटा करने वाला जो मुद्दा है वो एज कंपेयर टू द कॉम्प्रिहेंसिव इशू वो छोटा रह जाता है। देखिए, मैं इतना ज्यादा निराशावादी नहीं हूं। ठीक है, ये बात हमीर जी की सही है कि जो आम जनता एक हमारे पास एक तरह से टू ट्रैक डेमोक्रेसी है कि लोगों को इनवाइट किया जाता है वोट देने के लिए, लेकिन जब पॉलिसी बनने की बात होती है तो सबसे सीरियस सवाल पूछना निराशावाद नहीं होता है। हाँ, लेकिन कम से कम हम पॉलिटिकल साइंस में तो ये नहीं मानते नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे इतनी तस्वीर इतनी निराशाजनक नहीं लगती है जी। मैं इसकी वजह भी आपको बताता हूं। एक, जैसे खालिद साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो, आज जैसे एक वादा न तोड़ो अभियान है, आप देखोगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, या बहुत सारे मंचों पे इवन राजनीतिज्ञ खुद वो भी बात करते हैं कि मैंने ये वादे किए थे, ये पूरे किए। आप हिमाचल में देख लो, पूरे इलेक्शन में ये बात होती रही, अपोजिशन पार्टी कहती है आपने वादे पूरे नहीं किए। मैनिफेस्टो इज बिकमिंग अ विजिबल इशू। अब वो मैनिफेस्टो नहीं है कि देवीलाल ने कहा कि मैंने तो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। अब वो मामला जो हिमाचल का चुनाव है वो आपने भी पास से देखा है, हमीर ने भी पास से देखा है, प्रोफेसर खालिद ने भी पास से देखा है, हमने डे एंड नाइट की जो पूरी टीम के थ्रू भी देखा है। उसमें जो सबसे कम डिस्कस्ड डॉक्यूमेंट रहा है, जिसपे सबसे कम चर्चा हुई है, वो वहां के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पार्टी ने नहीं, मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं, मैनिफेस्टो एज सच नहीं डिस्कस होता। मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस पर बात होती है कि हमने ये किया या नहीं किया। हमने ये, जैसे देखिए ना, अभी आप सोनिया गांधी को देखिए, सोनिया गांधी के जो भाषण जो होते हैं उसमें बहुत सारा होता है कि यूपीए का हमारा ये एजेंडा था, हमने किया, यूपीए का ये हमारा एजेंडा था। लोकपाल के बारे में उन्होंने कहा कि हम कमिटेड हैं, हमारे मैनिफेस्टो में था। तो अब ये आप 10 साल पहले जाइए ना दलजीत जी, 10 साल पहले कौन मैनिफेस्टो की बात करता था? मैनिफेस्टो की बात होती है, अब उसमें कितना अमल होता है नहीं होता ये अलग बात है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक फंडिंग की जो बात हो रही है, इस पे तो मुझे लगता है कि कुछ हमें देखना चाहिए। ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि पैसे की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, सीरियस मनी इज इन्वॉल्व, और फ्री लंचेज होते नहीं है राजनीति में। कोई अगर आपको पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्विट प्रो, मतलब एक गिव एंड टेक होता है। तो उसमें जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एक बनी थी, और जस्टिस रेड्डी भी थे, जीवन रेड्डी, इन लोगों ने कहा था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, ये स्टेट फंड करे कैंडिडेट्स को। दूसरी बात ये होती है कि आजकल क्या कर रहे हैं कैंडिडेट कि अपने खर्चे को वो पार्टी के खर्चे में मिला देते हैं। जो आप ये बात कर रहे थे ना, तो एक लूपहोल उसमें छोड़ दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। पॉलिटिकल क्लास इज वेरी मच, तो एक जानबूझकर एक ऐसी चीज हो रही है कि सभी को पता है कि खर्चे बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। तो इसमें कोई सुधार की जरूरत है। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आज वो जमाना नहीं है कि फिरोज गांधी एक जीप लेकर जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। आज एक जीप और 2 जीप और साइकिल से चुनाव जीतने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आइडिया के साथ या इंटेग्रिटी के साथ आप चुनाव नहीं बहुत मुश्किल है। बगैर संसाधन के अभाव में आप नहीं चुनाव जीत सकते, ये तो मानी हुई बात है। इवन इंडिया अगेंस्ट करप्शन केजरीवाल साहब जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, उनको भी एक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उनको भी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और जहां आप फंडिंग की बात करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, थोड़े बहुत पैसे की बात नहीं होती है। अब हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह हो रहा है, इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और जैसे आमिर जी ने कहा कि पैसे का बोलबाला, ये आपकी बात सही भी है, क्योंकि जो ही पिछले दिनों अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ, तो हमारे देश में बहुत सेलिब्रेट किया गया कि वो कैसे गले मिलते हैं, कैसे धन्यवाद करते हैं। और मीडिया की बात इन्होंने बिल्कुल सही की, मीडिया पे कितना खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, मीडिया आपको तो ज्यादा वहां पर 1000 जो अरब के करीब वहां पर डॉलर का खर्च हुआ। खालिद जी, जो प्रोफेसर आशुतोष कह रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है चेंज का, वो है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो की अहमियत बढ़ रही है। आप इससे सहमत हैं? देखो, ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है बिना मैनिफेस्टो के इलेक्शन नहीं लड़ती। हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी जो सिंगल मैन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई यहाँ पर हैं, इंडिया में भी हैं, उनका मैनिफेस्टो जो है वो तो जो हेड कहता है वो मैनिफेस्टो होता है। फैमिली पार्टी, वो फैमिली पार्टी या वन मैन शो होता है, उनकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। 2 चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। लेकिन आशुतोष, पिछले जो सालों में हमने देखा है कि जिन पार्टीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सबसे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करके
वही लोगों के पास नहीं, वहां पर मंथन नहीं ना होता, हाँ, वहां वो पर एक मंथन- व्यक्ति जो कहता है वो और दूसरी तरफ जो मंथन का दावा करते हैं वो पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिल्कुल आखिरी चरण में जाके अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं। देखो, दो चीजें हैं इसमें, मैं जो कहूंगा, जहां तक डॉक्टर आशुतोष का हमने जो बात कही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त जरूरत है, इसलिए तो हम सब महसूस करते हैं। मुश्किल है। मनी और मसल पावर जो है वो धीरे धीरे आए हैं, और क्यों आए हैं वो भी हमें सबको पता है। वी नो द हाउ द सिस्टम हैज वर्क। मनी और मसल पावर को किसी ना किसी तरह से निकालना चाहिए इलेक्शन के सारी मनी पावर प्रक्रिया ज्यादा, से। मसल्स तो थोड़ा कम है। नहीं, कई इलाकों में मसल पावर डोमिनेट करता है, कई जगह पर मनी पावर डोमिनेट नहीं, करता है। देखिए ना, और इसके अपने बहुत से permutation section- combinations बहुत हैं। से सेक्शन हाँ, combination है। मुझे लगता है बहुत से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, section- इलेक्शन कमीशन एज ए संस्था के तौर पे काफी स्ट्रांग हुई है सेशन साहब के बाद, 90s के बाद। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया में तो वो इलेक्शन कमीशन है। उसमें एक और भी बात है उसमें- कि हम चुनाव के 2 दिन पहले तक बात करते रहते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने इस बार कुछ नहीं होने दिया। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन केवल एक स्ट्रांग अथॉरिटी डेमोक्रेसी रन नहीं कर सकती। इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म इस एंगल के होंगे कि उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी, एक तो पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी में भी- टुवर्ड्स देखिए ना, पीपल, इलेक्शन कमीशन- वो होगी तब है। एक स्ट्रांग बॉडी आपने बना दी, तो दलित- कहाँ वही पुलिस है, वही सारे लोग हैं, वही तो तंत्र है सारा। देखो, ऐसा है उनके पास जाने का। ना तो मैं ये बात तो नहीं है कि इंडिया वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए गाइडेड डेमोक्रेसी, ऐसी हाँ, बात भी नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमें बड़ी सख्त जरूरत है, खासतौर पर इस अकाउंट पर जो मनी और मसल मैं पावर। इसे एक ये चीज बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है आशुतोष जो उन्होंने नुक्ता कहा है वो एक सवाल के तौर पर भी और एक व्याख्या नहीं, के मैं तौर एक पर ही भी लाइन काफी कहना चाहता important है। जी, हूं कि बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको डिबार किया जाए, वो नहीं माना गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे अब ये हुआ है कि कैंडिडेट्स को अपना पूरा खाता देना होगा कि उन पर चुनाव, उन पर कोई आरोप है या नहीं, उनको अपना ये बताना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल क्लास, पार्लियामेंट शुड हेल्प इलेक्शन कमीशन टू क्लीन द सिस्टम। इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन कमीशन के भी कई सुझाव ऐसे हैं जो अनडेमोक्रेटिक भी हैं। वो भी थॉरोली ऐसे नहीं किया जा तो, सकता। कुल में, इलेक्शन कमीशन हमीर- कहता है कि रीजनल पार्टियों को किसी ना किसी वहां अलाई होना पड़ेगा परमानेंटली, और 2 ही पार्टियों को क्यों ना उसमें गलती कर दिया जाए, दो हमीर ग्रुपों को। प्रोफेसर आशुतोष, प्रोफेसर खालिद, मुझे लगता है कि इस बात पे हम सारे लोग सहमत हो रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हमें चाहिए, और इस मुद्दे पर एक बहुत सीरियस डिबेट जरूरत है, बहस की आप जरूरत सारे है। आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों हमने जो चुनाव देखे हैं और उसके साथ जो जुड़े हुए मसले हमारे सामने आए हैं, उससे कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत होना है तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार होने बहुत जरूरी हैं, और वो बहुत कंप्रीहेंसिव लेवल पर होने चाहिए, जिसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेकर सरकार की गवर्नेंस और धन का मुद्दा और मसल का मुद्दा, ये सारे विचारे जाने चाहिए। इसके साथ ही हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।